अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वजाद करीम एंड वेलकम टू रिमोट करो। कुछ दिन पहले हमने 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पे क्रॉस किए थे। उसके रिस्पॉन्स में मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप मुझसे जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछें और मैं एक फॉलो अप वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन सारे क्वेश्चन को आंसर्स करूंगा। आज का जो वीडियो है वो उन आंसर्स के बारे में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The first question we have from Abdullah: what is this remote karo, a movement, startup, business, or what? And secondly, all this remote karo has already been in practice all over the world since 2020. What new remote karo is doing? Thanks for the answer. That's a very good question, Abdullah. 7-8 महीने पहले मैंने वन ऑन वन कॉल स्टार्ट की थी और उसमें जो 90% जो डेवलपर्स थे वो एक ही सवाल पूछ रहे थे, हाउ टू लैंड रिमोट जॉब। तो आई रियलाइज कि मैं इतने सालों से रिमोट जॉब कर रहा हूँ, तो देयर आर समथिंग जो मैं शेयर कर सकता हूँ, जो मैं दूसरों को हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो वहीं से ये आइडिया स्टार्ट हुआ था रिमोट करो का। रिमोट करो एक इनिशिएटिव है जिसमें मैं डेवलपर्स को गाइड करता हूँ कि वो अपने चांसेस को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं रिमोट जॉब लैंड करने में। तो मैं उनको उनके सीवीज को, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स को किस तरह से इंटरव्यू देते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं उनको ट्रेन करता हूँ, गाइड करता हूँ। और कुछ सेशंस मेरे फ्री होते हैं, कुछ सेशंस मेरे पेड होते हैं। इसके अलावा मैं काफ़ी वोकल हूँ टॉक्सिक कल्चर्स के बारे में और एम्प्लॉय मैनिपुलेशन के बारे में। तो आई नोटिस कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे डेवलपर्स को पता ही नहीं होता कि टॉक्सिक मैनेजर को किस तरह से डील किया जाता है और उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो इन चीज़ों के हवाले से भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ और थोड़ा सा उनको गाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से कुछ ई बुक्स हैं, कुछ वीडियो कोर्सेज हैं जो रिमोट करो के लिए लाइन अप में हैं, जो जल्द ही आएंगे और हम कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ जो अभी रिमोट करो में आने वाला है। तो दैट्स द रिमोट करो इन अ नटशेल। हाउ इज इट डिफरेंट? तो देयर इज नथिंग लाइक दिस। लाइक आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2020 से रिमोट करो चल रहा है तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो वो आप रिमोट जॉब्स की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट रिलेटेड टू दैट। दिस इज एन एजुकेशन इनिशिएटिव to help you out with landing your remote job. Second question is Malhar Sumro. As you mentioned in the podcast at Geeks of Karachi in Pakistan, a software engineer typically moves up to team lead, then manager, and eventually into higher roles. My question is, does this kind of promotion work the same way in remote job? Also, why are you working as a senior developer instead of a tech lead or manager? So yes, normal जो developers की hierarchy है वो होती है कि developer, senior developer, architect, team lead, and then you have two paths. First is technical, जिसमें आप completely technically आगे grow होते हो, like architect, senior architect, solution architect, whatever it is, and then you end up being a CTO of the company. और दूसरा जो है नॉन टेक्निकल, जिसमें अक्सर टेक्निकल लीड्स जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर एंड अप टू CEO ऑफ द कंपनी। तो ज़्यादातर पाकिस्तान में टेक्निकल लीड्स जो हैं वो आगे जाकर नॉन टेक्निकल लाइन में शिफ्ट हो जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह। उसका एक रीज़न ये है कि वो ज़्यादा सेफर हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में हाईली टेक्निकल की डिमांड थोड़ी कम है, जॉब थोड़ी कम है, तो उसलिए नॉन टेक्निकल में शिफ्ट हो जाते हैं। क्या ये रिमोट जॉब्स में भी ऐसे होता है? इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी जो रिमोट जॉब डेवलपर ढूंढ रहे होते हैं उनके पास फ्लैट हायरार्की होती है। तो मैंने ज़्यादा ये चीज़ देखी नहीं है। एट द एंड यू आर डूइंग योर जॉब और यू आर प्रोग्रामिंग और यू आर गोइंग अप बाय सैलरी वाइज। मैं नेबुला में सीनियर डेवलपर क्यों हूँ और टेक्निकल लीडर मैनेजर क्यों नहीं हूँ? उसका जवाब ये है कि हमारे पास फ्लैट हायरार्की है, हमारे पास कोई टीम लीड, कोई मैनेजर, कुछ भी नहीं है। हर प्लेटफॉर्म में लाइक एंड्रॉयड में 4 डेवलपर्स हैं, iOS में 4 डेवलपर्स हैं, वेब में 3 डेवलपर्स हैं। इस तरह से हमारे पास हर प्लेटफॉर्म के लिए पंजाब डेवलपर्स हैं। उनके बीच में कोई भी सीनियरिटी या लेवल्स का सिस्टम नहीं है। हमारे पास सब डेवलपर्स मिलकर काम करते हैं और एट द एंड ऑल यू हैव टू डू इज डिलीवर योर वर्क and implement the features and fix the bugs. So
अगर आप देखेंगे कि नेबुला की एक अच्छी बात ये है कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर हम सबके नाम होता है। तो जैसे कि एंड्रॉयड में आप देख रहे हैं कि पहले क्रिस्टा का नाम है, उसके बाद मेरा नाम है, उसके बाद फिर माइल्स और माइकल के नाम है। तो ये जो ऑर्डर है ये ज्वाइनिंग ऑर्डर है। लाइक क्रिस्टा ने मुझसे पहले ज्वाइन किया था, मैंने उसके बाद ज्वाइन किया था। तो देयर इज़ नो सीनियर जूनियर इन नेबुला। और पर्सनली आई नेवर केयर अबाउट द टाइटल्स। मैंने मैनेजमेंट भी की है, मैंने लीडिंग भी की है, मैंने डेवलपर्स भी किया है, और आई ऑलवेज एंजॉयड कोडिंग। तो एट सम पॉइंट आई रियलाइज कोडिंग इज समथिंग आई लव, आई एंजॉय। तो मैं उसी के ऊपर ही स्टिक रहा हूँ। बीच में मुझे कुछ कंपनीज ने ऑफ़र की थी मैनेजर्स की, तो मैं उनको बोला था कि सॉरी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पीपल मैनेजमेंट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी। तो इसलिए मैंने हमेशा कोडिंग के ऊपर ही स्टिक किया है। तो मैंने कभी टाइटल्स की परवाह नहीं किया। As long as you are getting a good salary and you are satisfied with your work, then it's all good, it's all fine. Third question is, in your last video, you explained about async and sync remote teams. I'm just curious how async remote teams plan their goals and projects and achieve them in time as they are working flexibly in their own time. Maybe more about how async teams operate. A very good question from Hassan Ali. Hassan Ali मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमने साथ में काम किया है। These days he is in the role of project manager, so I think that's where the question comes from. So basically async और sync का जो मेजर सिस्टम होता है रिलीजेस का और टाइमली डिलीवरी का, वो होता है प्लानिंग के ऊपर। हम लोग बहुत जल्दी प्लान करते हैं। अगर मैं नेबुला का एग्जांपल दूं, तो नेबुला में जो भी रिलीज होती हैं, जो भी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, वो क्वार्टर के हिसाब से होती हैं। हमारे पास एंड्रॉयड में एक मेजर रिलीज होती है जो हर क्वार्टर में जारी होती है, और उस क्वार्टर में हम लोग बड़े फीचर्स और बिग फिक्सेस और इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा 2-3 माइनर रिलीज़ होती हैं उस मेजर रिलीज़ के बाद। तो फॉर एग्जांपल जनवरी में एक मेजर रिलीज़ गई, तो फरवरी मार्च में 2-3 माइनर रिलीज़ आएंगी, जिसमें कुछ फीडबैक को इम्प्लीमेंट किया जाता है बेस्ड ऑन मेजर रिलीज़, कुछ यूज़र सजेशंस, यूज़र क्यूरीज को आंसर किया जाता है, कुछ बग्स को फिक्स किया जाता है, और छोटा मोटा जो और फीचर्स चल रहे होते हैं हमारे एप्लीकेशन के, उनका काम चल रहा होता है। तो जो आपने सवाल पूछा कि एसिंक और सिंक में मैनेज कैसे किया जाता है, एट द एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू सिंक्रोनाइज योर वर्क। कि पाकिस्तान में मैंने अक्सर देखा है कि हम लोग फीचर के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, एक स्प्रिंट होता है कि चलो भाई बाजार आपको ना ये फीचर एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन पूरा स्प्रिंट मेरा इस चक्कर में निकल जाता है कि मैं वेट कर रहा होता हूँ कि एपीआई की रिस्पांस नहीं आया, या एपीआई अभी बनी नहीं है, या एपीआई अभी बन रही है, और पूरा स्प्रिंट मेरा निकल जाता है। और स्प्रिंट के बाद जब मुझसे पूछा जाता है कि भाई आपने स्प्रिंट में क्या किया, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं वेट कर रहा था एपीआई का। सो दिस इज अ साइन ऑफ मिसऑर्गेनाइज्ड कंपनी, जहाँ पे डिपेंडेंसीज को सही तरह से डील नहीं किया जा रहा। सो एसिंक्रोनस कल्चर में अगर आपको टीम चलानी है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, कि आप अपना ओवरऑल प्रोसेस किस तरह से स्ट्रीमलाइन करते हो, कि स्पेशली डिपेंडेंसीज को, कि डेवलपर्स के बीच की जो आपस की डिपेंडेंसी है वो किस तरह से मैनेज हो रही है। एक बार अगर आपकी डिपेंडेंसी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी कि जब भी कोई बंदा ऑनलाइन आता है तो उसको पता होता है कि उसको क्या काम करना है। अब मैं अर्ली मॉर्निंग में उठ के काम करता हूँ, उस टाइम पे यूरोप वाले भी सो रहे हैं, यूएस वाले भी सो रहे हैं, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे टिकट्स असाइन होते हैं, हर टिकट में डिटेल्स होती है, डिज़ाइन पड़े हुए होते हैं, एपीआई पड़ी हुई होती है, तो सारी डॉक्यूमेंटेशन पहले से हुई पड़ी होती है, तो मुझे फिर किसी पे पूछने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, 3 साल हो गए मुझे नेबुला में, लेकिन बीच में मेरी बहुत ही कोई रेयरली मल्टीपल टाइम 3 या 4 टाइम्स डिपेंडेंसी पड़ी है कि मैं रात को बैठ के लेट नाइट तक उस बंदे के साथ मिल के काम किया। अदरवाइज सारा काम एसिंक्रोनसली होता है विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंसीज। सो एट द एंड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये आपको पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना है, ताकि आपकी टीम फ्लेक्सिबली एसिंक्रोनसली काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोवर्टेड ब्लॉब,
would I need to have a name in the industry to get hired for a remote role? Yes and no. बेसिकली अभी रिमोट जॉब्स के ऊपर इतना फियर्स कंपटीशन हो गया है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसके ऊपर हंड्रेड्स में, अगर थाउजेंड्स में नहीं, तो लोग अप्लाई करते हैं. तो उन सब में अगर आप स्टैंड आउट होना चाहते हैं तो नेम हेल्प यू, पर्सनल ब्रांड हेल्प यू. इट मेक्स इट ईजियर फॉर रिक्रूटर और HR टू रिकॉग्नाइज यू. तो यस, आपके काम का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपके इंटरव्यूज का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, बस ये आपकी हेल्प करेगा अंदर आने में, एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुंचाने में. ठीक है, मेरा GD शेप, मेरे ओपन सोर्स, मेरा बुक, इन सब चीज़ों ने मेरी एट सम पॉइंट इस वे में हेल्प की है. इसलिए मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ कि कंसीडर पर्सनल ब्रांडिंग एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसको आप साथ साथ करते जाओ. ये नहीं सोचो कि अगर आज आप पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू कर दोगे तो कल से ही मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे. तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है. थोड़ा थोड़ा रोज करते जाओ और आपको नज़र आएगा कि आपके लिए ऐसे दरवाजे खुल जाएंगे जो आपको लगता था कि दरवाजे हैं ही नहीं. तो बिलीव वट एवर आई एम, पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल है इसके पीछे. सो यस, रिमोट जॉब्स में पर्सनल ब्रांडिंग डज हेल्प. Is it possible to get a remote internship based on your interest? मैंने कोई इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखी, बहुत रेयर देखी हैं रिमोट रोल्स में. उसका एक रीज़न ये होता है कि रिमोट वर्क जो ऑपरेट होता है वो उसमें एक सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है, और इंटर्नीज जो होते हैं उन्होंने कभी इंडस्ट्री में या किसी रियल टीम में काम नहीं किया होता. तो रिमोट कंपनीज अक्सर ये अज्यूम करती हैं कि इसको शायद पता नहीं होगा कि डिसिप्लिन के साथ कैसे काम किया जाता है और किस तरह से डिलीवर किया जाता है, डिपेंडेंसीज को और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया जाता है. तो उसके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बहुत कम देखी हैं. ऑफन एक्सपीरियंस डेवलपर्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, पाकिस्तान के 2-3 साल सेम हैं किसी इंटरनेशनल कंपनी के 1 ईयर के. तो जब वो एक्सपीरियंस लिख रहे होते हैं कि हमें 3 ईयर वाला बनना चाहिए, तो दे आर अज्यूमिंग कि आपको पता है कि काम कैसे होता है, किस तरह से ऑपरेट होता है. स्पेशली रिमोट कंपनीज उन्हीं डेवलपर्स को हायर करती हैं जो पहले से ही किसी रिमोट जॉब में काम कर चुके हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि डिसिप्लिन कैसे होता है और एसिंक्रोनसली कैसे काम किया जाता है, और आइसोलेशन और टीम वर्क और इन सब चीज़ों को कैसे डील किया जाता है. दूसरा, मेरी जो पर्सनल एडवाइस है वो ये है कि अगर आप इंटर्नी हो या फिर आप फ्रेश इंजीनियर हो, डोंट गो फॉर रिमोट जॉब. रिमोट जॉब इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू एज अ फ्रेश इंजीनियर. आई विल से कि आप किसी रियल कंपनी में किसी ऑन साइट टीम को ज्वाइन करें, जहाँ पे आप एक तो नेटवर्क बनाएं और दूसरा अंडरस्टैंड के किस तरह से टीम्स ऑपरेट करती हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी किस तरह से ऑपरेट करती हैं. गेट 2-3 years ऑफ एक्सपीरियंस एटलीस्ट, उसके बाद आप रिमोट जॉब की ट्राई करें. Usman Parvez, appreciate your valuable content. Jazakallah. Thank you. I have a question regarding remote job for a DevOps or cloud engineer. I know that for developers there are a lot of opportunities. How do you see the opportunities for DevOps or cloud engineer? Moreover, as technology is improving year by year, how do you see securing remote job easier or harder as compared to 5 or 10 years back? ये अच्छा सवाल है. क्लाउड और डेवऑप्स तो अभी एवर ग्रोइंग फील्ड है. AI के चक्कर में इतने सारे सर्वर्स एंड GPUs एंड ऑल दीज. सो क्लाउड इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. और मैंने काफ़ी सारे रोल्स अभी रिमोट जॉब्स के क्लाउड में और डेवऑप्स में देखे हैं और मैं नोट कर रहा हूँ लास्ट फ्यू ईयर्स से. तो यस, इट इज़ अ ग्रोइंग फील्ड और इसमें रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मे बी कम हो डेवलपर से अगर हम कंपेयर करें तो प्रोग्रामिंग जॉब से, लेकिन हैं, और उनमें कंपटीशन भी थोड़ा कम है. तो इट विल हेल्प यू इन बेटर वे. दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि रिमोट जॉब्स हार्डर होंगी या ईजियर होंगी, तो उसका आंसर है हार्ड हो जाएंगी. अभी एवरीवन नीड्स रिमोट जॉब, और स्पेशली जो लास्ट 2 years में इतने सारे ले ऑफ हुए हैं तो वहाँ से भी रिमोट जॉब की
ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے، تو ابھی ریموٹ جاب ہنٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہونے والی ہے. انفیکٹ ہو چکی ہے، بہت زیادہ ہارڈ ہو چکی ہے. ابھی اگر آپ ابھی رپلائی آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کمپنیز کے پاس اتنے نمبر آف کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم رپلائی کیسے کریں. تو اس کے لیے اکثر لوگ مجھ سے کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ میں نے اپلائی تو کیا ہے لیکن کبھی رسپانس نہیں آیا. سو پرسنل برانڈنگ ول ہیلپ یو. اسٹینڈنگ آؤٹ کے لیے آپ کے پاس بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ اسٹینڈ آؤٹ کیسے ہوتے ہو. لیکن مین آئیڈیا یہ ہے کہ اگر آپ کو ریموٹ جاب چاہیے تو یوٹیلائز یور نیٹ ورک، اور ریفرنس کے اوپر اور نیٹ ورک کے اوپر اور کنیکشنز کے اوپر اگر آپ کسی طرح سے اپنے آپ کو ریفر کروا دیتے ہو کمپنی میں تو اٹ ول ہیلپ یو مور دین ڈائریکٹلی اپلائنگ ٹو دا جاب. عاقب علی: First of all, congratulations on the achievement. Thank you, Akib. My questions are: I have been working as a backend dev for Laravel for over 18 months now. Should I look for remote jobs now or do I need to add more stacks? I would say کہ 1-1.5 سال اور لگا دیں اور اس کے بعد ریموٹ جابس کے لیے ٹرائی کریں. اور خالی اگر اسکل سیٹ پڑھاتے ہیں، کسی اور ٹیکنالوجی کے اوپر بھی موومنٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کرے گی ایز لانگ ایز اٹس ریلیٹڈ ٹو یور کرنٹ فیلڈ. تو اگر آپ لاراویل میں ہیں تو یس یو شوڈ ڈیفینیٹلی گیٹ انٹو مور ٹیک. لائک جاوا اسکرپٹ میں کیا چل رہا ہے، گو میں کیا چل رہا ہے، پائتھن میں کیا چل رہا ہے، کوڈینیکٹر، اس طرح کے اور فریم ورکس. اگر آپ اپنے آپ کو اسکل اپ کرتے ہو تو وہ اچھا ہے، وہ آپ کے فیور میں جائے گا. How one should contribute to open source projects? What kind of projects should one look for in their initial stages? Yes, بہت اچھا سوال ہے. ابھی انفیکٹ ہمارا ایک ویڈیو نیکسٹ ویک ریلیز ہوگا اوپن سورس کے حوالے سے کہ ہاؤ ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ وتھ اوپن سورس. لیکن سمرائز کر دیتا ہوں میں کہ اسٹارٹ وتھ یور اون پروجیکٹس. لائک آپ نے کوئی پبلک اے پی آئی اٹھا دی کسی موویز ایپ کی، کسی بک ایپس کی، یا اس طرح سے کچھ، اور اس کے اوپر آپ نے کوئی فریم ورک بنا دیا، کوئی ویب سائٹ بنا دی، کوئی ایپ بنا دی. اگر آپ لاراویل میں بات کریں تو آپ اپنا ایک اے پی آئی بنا دیں، اپنا ایک سی ایم ایس بنا دو، اپنی ایک ای کامرس کا سسٹم بنا دو اور اس کو اوپن سورس کرو اینڈ کیپ شیئرنگ دا پروگریس آن لنکڈن. تو لنکڈن بھی مینٹین رہے گا اور گٹ ہب بھی مینٹین رہے گا. ایک بار آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہو اوپن سورس کے ساتھ تو اس کے بعد پھر آپ دوسرے پروجیکٹس میں ایشوز جو ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرو. اسٹارٹنگ ہوتی ہے بگنر ایشوز سے، جس میں لکھا ہوتا ہے گڈ فرسٹ ایشو، یہ لیبل لگا ہوا ہوتا ہے. ایک بار آپ اور کمفرٹیبل ہو جاتے ہو تو پھر آپ ہیلپ وانٹیڈ والے ایشوز ہوتے ہیں جو سالو نہیں ہو پاتے، جو مینٹینرس ہوتے ہیں ان سے، تو وہ اکثر ہیلپ وانٹیڈ کا لیبل لگا لیتے ہیں کہ یار ہمیں آ کے ہیلپ کریں. وہ بہت اچھے ایشوز ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان ایشوز کو فکس کر سکتے ہو تو اٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ. اور فیس بک کے، گوگل کے ان سارے پروجیکٹ کے سیمپلس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سیمپلس میں کنٹریبیوٹ کرو، ان سیمپلس میں مزید سیمپلس ایڈ کرو، ان سیمپلس کے ایشوز فکس کرو. اور ان دا لانگ رن ایک بار آپ اوپن سورس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہو تو ٹرائی ٹو کنٹریبیوٹ ان ادر پروجیکٹس. دیٹس دا ہول آئیڈیا بیہائنڈ اوپن سورس. تھرڈ کوشچن: واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ شیئرنگ کنٹینٹ ریلیٹڈ ٹو PHP Laravel on platforms like LinkedIn? Yes, go for it. It does not matter کہ آپ لاراویل پہ ہو، PHP میں ہو، یا پھر جاوا اسکرپٹ میں ہو، یا پھر بٹ کوائن میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، it doesn't matter. مین آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کو اپنا کام دکھانا، شو یور ورک. اور اس کے اوپر بک بھی ہے شو یور ورک، بہت اچھی بک ہے اس حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو. لیکن مین آئیڈیا ہے کہ آپ کو ریگولرلی کچھ نہ کچھ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ اسٹوری میں رہو اور لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو. اگر آپ نے لاراویل میں کوئی سسٹم بنایا ہے اور 3 مہینے کام کرنے کے بعد آپ اس کو لانچ کرو گے تو نو بڈی ول گیو اے ڈیم اباؤٹ اٹ. لیکن اگر آپ 3 مہینے روز تھوڑی تھوڑی پروگریس شیئر کرو گے تو دیر ول بی اے بیک اسٹوری آف دیٹ پروڈکٹ. اس کے بعد جب آپ لانچ کرو گے تو دیر ول بی لاٹ آف ایکسائٹمنٹ اباؤٹ اٹ. سو شوئنگ یور ورک از آلویز ویری امپورٹنٹ. پلیٹ فارم کوئی بھی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. لنکڈن از دا بیسٹ پلیٹ فارم ایٹ دس ٹائم فار ڈیولپر. تو اسی کو چوز کریں اور ریگولرلی اس کے اوپر کام شیئر کریں. سیدہ ماریہ رشید: پاتھ ٹو بیکم گوگل ڈیولپر ایکسپرٹ. اوکے، میں نے اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا ہے میری ویب سائٹ کے اوپر، اور اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے جو میں نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا. لیکن سمپل ورڈس میں، گوگل کو وہ لوگ چاہیے GD میں جو دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ
कंट्रीब्यूट कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन में या फिर नॉलेज शेयरिंग में, इट्स लाइक आप यूट्यूब बना रहे हो, पॉडकास्ट बना रहे हो, गिटअप पे काम कर रहे हो, ओपन सोर्स कर रहे हो, स्टैक और फ्लो पे आंसर्स दे रहे हो, मीडियम के ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, वर्कशॉप्स करा रहे हो, किसी भी तरीके से आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो तो गूगल विल लव यू एज अ जीडी। दूसरा कि आप जीडीई सिर्फ गूगल के अपने टेक्नोलॉजी में बन सकते हैं, तो देयर इज बंच ऑफ कैटेगरीज लाइक एंड्रॉयड हो गया, क्लाउड हो गया, फायरबेस हो गया, असिस्टेंट, कॉटलन, फ्लटर, मैप्स, प्ले, मशीन लर्निंग, एआई, जेन एआई, इस तरह के अलग अलग गूगल की कैटेगरीज हैं, आप उन्हीं में ही जीडी बन सकते हैं। तो कैसे बनना है? किसी एग्जिस्टिंग जीडी को लाइक मी पिंग करें और या फिर किसी एग्जिस्टिंग गूगलर को पिंग करें, वो आपको नॉमिनेट करेगा। नॉमिनेशन के टाइम पे देखा जाएगा कि आपने कितनी एक्टिविटीज़ की हुई हैं, आपने कहाँ कहाँ पे किस तरह से नॉलेज शेयर की है, तो उसमें आप पूरा लिस्ट डाउन करोगे कि मैंने यहाँ पे टॉक दी, मैंने ये इतने आर्टिकल लिखे, मैंने इतने वीडियोस बनाए, उनके व्यूज़ इतने हैं, आर्टिकल के रीच इतने हैं, इस तरह से पूरा एक फॉर्म होता है। और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, प्रोडक्ट इंटरव्यू, जो उस टेक्नोलॉजी के किसी टीम मेंबर से होगा। जो फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉयड में ट्राई कर रहे हैं तो गूगल का किसी एंड्रॉयड टीम से कोई बंदा होगा, वो आपका इंटरव्यू लेगा और वो चेक करेगा कि आर यू एन एक्सपर्ट आर नॉट, और आपकी उस स्किल्स को चेक किया जाएगा कि क्या आप में उस तरह का स्किल सेट है या नहीं है। और एक बार हो गया तो फिर वेलकम टू जीडी। और जीडी जो है हर साल रिन्यू होते हैं, तो फिर वो देखेंगे कि आप वो काम कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और हर एट द एंड ऑफ द ईयर दे विल सी कि आपको रिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। So that's how GD program works. Shahid Iqbal, careers to choose in 2025. I would say AI, obviously, और डेटा साइंस या फिर डेटा इंजीनियरिंग, ये दोनों अच्छी फील्ड्स हैं। उसके बाद आई वुड से फुल स्टैक डेवलपर्स। अभी जो भी सोल्यूशन बन रहे हैं एआई के, वो ज़्यादातर स्टार्टिंग उनकी फुल स्टैक से होती है, तो फुल स्टैक इज़ अ वेरी ब्राइट करियर। और जिस तरह के ले ऑफ्स हुए हैं और जिस तरह की इंडस्ट्री जो है वो मार्केट डाउन हुई है, उसमें से अभी एक ही चीज़ समझ आ रही है कि जो मल्टी स्किल्स हैं, जो ओवरऑल डेवलपर्स हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर टू कोई ऐसा बंदा जो स्पेसिफिकली पाइथन में एक्सपर्ट है लेकिन उसको जावा स्क्रिप्ट या दूसरी चीज़ें नहीं आती। तो अभी फुल स्टैक डेवलपर की बहुत डिमांड है। अगर आप मल्टीपल स्किल्स में हो, आप बैक एंड भी कर सकते हो, फ्रंट एंड भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत AWS और क्लाउड भी कर सकते हो, तो यू आर वेरी गुड। तो दीज आर द करियर्स आई थिंक जो अगले साल में नज़र आ रहे हैं। Muammar Gaddafi Malik, I would like to know about the roadmap for mobile app development remote job. ठीक है, जो रिमोट जॉब है उसका कोई रोड मैप इस तरह से नहीं है कि आप मोबाइल डेवलपमेंट के लिए क्या है। अगर हम एज ए डेवलपर जेनेरिकली बात करें, एट द एंड इट्स ऑल अबाउट टू थिंग्स। पहली कि हाउ डू यू प्रेजेंट यूर सेल्फ व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब। तो अभी इतना फियर्स कंपटीशन हो गया है कि अभी स्टैंड आउट होना बहुत मुश्किल हो गया है। तो स्टैंड आउट इज़ अ चैलेंज, और स्टैंड आउट होने के लिए आपको पर्सनल ब्रांडिंग, ओपन सोर्स और इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि आपके चांसेस इम्प्रूव हों। दूसरा, आपका स्किल सेट किस तरह का। रिमोट जॉब्स आर नॉट अबाउट मनी और कॉस्ट कटिंग। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर वो इस तरह के कंट्री से हायर कर रहे हैं तो फिर वो ऑब्वियसली कम पैसे देंगे। नो, रिमोट जॉब पे वेरी गुड सैलरीज, और अगर उनको वो सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं तो वो फिर यूएस में या फिर कनाडा में इस तरह की कंट्रीज में भी डेवलपर्स को पे कर सकते हैं। तो रिमोट वर्क इज़ अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, रिमोट वर्क इज़ अबाउट एसिंक्रोनस कल्चर, इसीलिए वो करते हैं। तो वहाँ पे ये बात नहीं होती कि मैं कम सैलरी लूँगा इसलिए आप मुझे हायर करो। वहाँ पे आपके स्किल्स को चेक किया जाता है, और यू आर कम्पीटिंग विद पीपल फ्राम यूरोप, विद कनाडा, फ्राम यूएस, और आपका मुकाबला ऐसे लोगों के साथ हो रहा है जो ऊपर में फेसबुक में, ट्विटर में, इस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आपको फिर उस तरह का स्किल सेट दिखाना पड़ेगा। तो आप मोबाइल डेवलपमेंट के रोड मैप के लिए किस तरह का स्किल सेट आप बना सकते हैं,
गेट इनटू न्यू टेक्नोलॉजीज, कंपोज हो गया, फ्लटर हो गई और KMM हो गई, और उन सब में जो जो नई चीज़ें हो रही हैं, जो जो न्यू लाइब्रेरीज आ रही हैं जेटपैक की, उन सबको एक्सप्लोर करो और अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, गिटहब के ऊपर ओपन सोर्स करो और फोकस ऑन प्रैक्टिकल वर्क। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कुछ सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते रहते हैं कि मैंने ये सर्टिफिकेशन कर दी, मैंने वो सर्टिफिकेशन कर दी, लेकिन एट द एंड वो एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी नहीं बना पाते। तो फोकस ऑन योर प्रैक्टिकल स्किल्स। असलान Assalamu alaikum. I am an Android developer and working software house. My question is, I mostly develop Android apps with Java and Kotlin, but it is compulsory to learn Android composable for switching into big companies or for remote work because I feel code is quite mess with composable. Okay, I understand कि आप किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं। तो इसका रिमोट जॉब से भी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन रिमोट जॉब्स में क्या रोल है वो भी बता देता हूँ कि बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ रिमोट कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो अपने कोड का बहुत ख्याल रखती हैं। सर्विसेज बेस्ड कंपनीज में अक्सर ये इसको ओवरकम किया जाता है कि चलो क्लाइंट को देना है तो ठीक है, फ़िलहाल छोड़ दो, नई टेक्नोलॉजी को अभी जल्दी डिलीवर करना है तो फ़िलहाल ऐसे वैसे करके जो भी कोड है वो लिख के दे दो, और वहाँ पे फिर कोड क्वालिटी को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में वो लाइव होती हैं, वो चल रही होती हैं, यूजर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो वहाँ पे कोड को बहुत केयरफुली कंसीडर किया जाता है ताकि स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की अच्छी रहे। तो वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज का अक्सर इन्वॉल्वमेंट होती है कि जो भी नया आ रहा है उसको हम इंट्रोड्यूस करें। तो नेबुला में हमारा जो एग्जिस्टिंग कोड है वो जावा में और कॉटलिन में और एक्सएमएल में बना हुआ है। हम लोग जावा नहीं यूज़ करते, वैसे हमारा पूरा कोड कॉटलिन में और एक्सएमएल में, लेकिन लास्ट ईयर से हमने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इसको कंपोजेबल्स की तरफ शिफ्ट किया है। अब आपका सवाल कि क्या आपको सीखना चाहिए? नहीं, एज ए डेवलपर यस, यू शुड लर्न इट। इवन दो अगर आपके ऑफिस में नहीं भी हो रहा है तो भी आप लर्न करो। इवन दो आप रिमोट जॉब करना चाहते हैं या नहीं तो भी लर्न करो। इवन दो आप बाहर की कंपनी में अप्लाई करते हैं तो भी लर्न करो। सो एज अ डेवलपर यू हैव टू कीप लर्निंग। ये पूरी फील्ड है, इसी फील्ड में यही मसला है कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सो यस, go for it, learn composable, learn new technologies in Android. Sayyid Bilal Hussain, future of cross-platform applications compared with Kotlin multi-platform. Hamza Nazir, future of native Android development. Hantash Nadeem, future of Kotlin multi-platform. ये तीनों एक ही सवाल है, तो मैं पहले कंपेयर कर देता हूँ। मैंने हमेशा नेटिव के ऊपर बिलीव किया है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि नेटिव इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। तो नो मैटर रिएक्ट नेटिव आ जाए, फ्लटर आ जाए, कुछ भी आ जाए, नेटिव विल बी नेटिव। तो अगर आप नेटिव टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिग कंपनीज विल ऑलवेज रिलाई ऑन नेटिव टेक्नोलॉजी। आप पिछले फ्यू ईयर्स में पहले रिएक्ट नेटिव नंबर 1 पे था, फ्लटर नंबर 1 पे आ गया। उसका रीज़न ये था कि फ्लटर ने ब्रिज का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया था, जो कि रिएक्ट नेटिव का एक बॉटलनेक था। अब KMM आ रहा है। KMM ने स्टार्ट तो यहाँ से किया था कि वो एक ट्रू लॉजिकल सोल्यूशन दे रहे थे मल्टी प्लेटफॉर्म का। दिस इज नॉट क्रॉस प्लेटफॉर्म, दिस इज मल्टी प्लेटफॉर्म। लेकिन फिर एट सम पॉइंट दे स्टार्टेड बिकमिंग मोर लाइक फ्लटर। तो अभी मुझे समझ आता है कि KMM फ्लटर बनने की कोशिश कर रहा है, फ्लटर KMM बनने की कोशिश कर रहा है, और एट द एंड डिफरेंट सोल्यूशंस हैं एक ही चीज़ के लिए। मैं हमेशा अभी भी नेटिव ही प्रेफर करता हूँ, और इनका फ्यूचर कितना है इट डिपेंड्स ऑन डेवलपर एडॉप्शन। तो फॉर एग्जांपल जब ज़ैमरिन आया तो उस टाइम पे रिएक्ट नेटिव भी आया था। ज़ैमरिन की डेवलपर एडॉप्शन कम थी और रिएक्ट नेटिव की बहुत ज़्यादा थी। अब ज़ैमरिन इन माय ओपिनियन वाज फार बेटर टेक्नोलॉजी दैन रिएक्ट नेटिव, लेकिन डेवलपर्स ने ज़्यादा इकोसिस्टम क्रिएट किया रिएक्ट नेटिव का, लाइब्रेरीज क्रिएट होना शुरू हो गई, ओपन सोर्स सोल्यूशन क्रिएट होना शुरू हो गए, आर्टिकल्स लिखने शुरू हो गए, तो रिएक्ट नेटिव टेक ऑफ हो गई। और फिर जब फ्लटर आया तो फ्लटर को भी उसी तरह का लव मिला। अब रिएक्ट नेटिव और फ्लटर के बाद भी
कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था नेटिव स्क्रिप्ट, फिर इस तरह से अभी KMM आया है, ठीक है, कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म और कंपोज के साथ। फिर अभी किसी ने स्विफ्ट UI से एंड्रॉयड ऐप बनाने की कोशिश की है, एक और फ्रेमवर्क आया है। फिर अभी स्नैपचैट वालों ने अपना कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क बनाया है। सो फ्रेमवर्क तो आते रहेंगे और ये काम चलता रहेगा। एट द एंड इट ऑल डिपेंड्स क्या डेवलपर उसको अडॉप्ट करते हैं या नहीं। तो अभी मुझे एक मिक्स रिव्यू नज़र आ रहे हैं नेटिव प्लेटफॉर्म के कॉटलिन KMP के एडॉप्शन तो है, लेकिन डेवलपर्स की तरफ से है, अभी कंपनीज की तरफ से एडॉप्शन कम नज़र आ रही है। बहुत सारी कंपनीज ने अभी जंप इन नहीं किया, वो स्टिल बहुत सारी कंपनीज फ्लटर को प्रेफर कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू KMP का। उसका एक रीज़न ये भी है कि KMP की जो टूल्स हैं वो थोड़े हार्ड हैं और फ्लटर इज़ अ वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी। सो अब अगले फ्यू ईयर्स में देखना है कि डेवलपर्स कितना अडॉप्ट करते हैं KMP को और उन सॉल्यूशंस को, और उसकी बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि क्या KMP चलेगी या नहीं चलेगी। दोज आर द क्वेश्चंस जो मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू फॉर आस्किंग अमेजिंग क्वेश्चंस। आई रियली लाइक दिस सेशन। होपफुली यू फाइंड इट हेल्पफुल, और मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं प्लीज़ let me know on YouTube comments. I would love to answer, and thank you for watching Remote Karo. Bye bye. Allah Hafiz.